एकदम। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आप लोगों के लिए हम लोग फिर से पार्ट 3 मोदी जी ने क्या किया वो उसका तीसरा भाग लेके आए हैं। हमारे साथ रणदीप जी है, रणदीप सिसोदिया जी एंड सुरेंद्र जी है एंड नटराजन जी भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम रणदीप जी, वेलकम दादा। आई होप आप लोग थैंक सब यू। ठीक है। एकदम बड़ी कृपा है भगवान की। आप लोगों की बातें सुनने के लिए बहुत लोग वेट करते हैं एंड मेरे पास मतलब बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है जो बोल रहे हैं। तो आज रणदीप जी आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप क्या बोलना चाहेंगे? आज मैं दो विषयों पे बात करना चाहता हूँ और जो जो टॉपिक है कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं जो उन्होंने मानसिकता जो चेंज की है इंडिया की, मैं उस पे दो टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ। तो एक तो है चाइना। तो जो चाइना का जो हमारा अप्रोच था, वो रेडिकली उन्होंने चेंज किया। अब आप देखिए कि 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बिठाया गया और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। बोर्ड के चेयरमैन थे श्याम सरन, जो उन्हीं के टाइम में फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और उस रिपोर्ट में बोला गया, लिखा गया कि पिछले, आई थिंक ये सितंबर 2013 में रिपोर्ट आया। तो उसमें श्याम सरन जी लिखते हैं कि पिछले 6 महीनों में, मतलब यूपीए के जो 2000, मतलब 2013 शुरू से 2013 सितंबर तक, चाइना ने 640 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया की लैंड ऑक्यूपाई कर ली। तो जबरन जो ऑक्यूपेशन हो गया था। और ये रिपोर्ट में शायद पहली बार आया है, लेकिन अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट से बात कीजिए तो एक टर्म है सलामी स्लाइसिंग। आपने शायद सुनी होगी। वो चाइना बहुत इंडल्ज करता था उसमें। वो बेसिकली क्या है कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लैंड इंडिया का वो लेता रहा और ये चल रहा था। और स्पेशली यूपीए के जमाने में तो ये बहुत चला। और क्या था कि हम लोग को और फोर्सेस को जो ये कहा जाता है कि उनको एडवाइस था कि इसको ओवरलुक किया जाए। तो ये तो जो अक्साई चीन में जो हम वॉर हारे 1962 में, उसमें 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हारे, वो तो हारे, वो तो गया सो गया। लेकिन उसके बाद से भी ऐसा एक माहौल बना जिसमें कि हमारा बड़ा ही प्यूसिलैनिमस अप्रोच हो गया चाइना को लेके। एक डर सा बैठ गया, एक खौफ सा बैठ गया उसको लेके, और हम ये चीजें ओवरलुक करने लगे। और चाइना ने भी बहुत ही स्मार्टली उन्होंने एक एक हमसे करार साइन कर लिया कि बॉर्डर इशू जो है वो तो चलते रहेंगे, वो अलग जगह है, और हमारे जो नॉर्मल इकोनॉमिक सोशल रिलेशंस है वो हम अलग से चलाएंगे। तो ये भी इंडिया मान गया। तो अब क्या, दोनों तरफ से इंडिया को मार पड़ रहा था कि एक तो हमारा लैंड भी जा रहा था, और एज फार एज इकोनॉमिक सोशल रिलेशंस आर कंसर्न वो हम नॉर्मली चल रहे थे। उसमें भी बहुत ज्यादा जो बैलेंस था वो इट वाज इन फेवर ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना के जो हमारे जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स थे, वो डेफिसिट था करीब 1/4, मतलब 4 times मोर इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट्स दैट वी हैड चाइना। तो मतलब ये चल रहा था। तो मोदी जी के आने के बाद दो दो चीजें जो हुई, जो दो इवेंट्स हुए। तो पहले तो हुआ डोकलाम 2017 में। उसमें क्या हुआ कि हालांकि इंडियन टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं थी, बट एक जो कंटिगुअस लैंड था बिटवीन भूटान, इंडिया एंड चाइना, वो भूटान का लैंड था। उस पर चाइना ने कब्जा करना शुरू कर दिया और इंक्रोच करना शुरू कर दिया। तो भूटान की हेल्प करने के लिए इंडिया आया और इंडिया पुश बैक चाइना। तो ये एक सबसे पहले, आई थिंक, बहुत बहुत सालों में ये हुआ कि इंडिया ने पुश बैक किया, और जो कि अपना लैंड नहीं, बट एक अपने नेबर का, अपने दोस्त का लैंड पे जो चाइना इंक्रोच कर रहा था, उसे पुश बैक कर दिया। तो चाइना चाइना प्रॉब्ली उसको लगा कि ऑब्वियसली चाइना मस्ट हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उनको ये लगा होगा कि
इंडिया ने हमको आंख कैसे दिखा दिया, एंड मे बी दे थॉट इट इज वन ऑफ। तो फिर क्या हुआ कि 2020 में आके फिर उन्होंने गालवान वैली का इंसिडेंट हुआ, वो सब हम जानते हैं। और उसमें जिस हिसाब से इंडिया के जवानों ने चाइना को धूल चटाई वो जग जाहिर है। तो जितने उन्होंने हमारे जो जवान थे शहीद किए, हमने उनके दुगने से भी ज्यादा जवान मार गिराए। तो ये एक और इंडिया ने फिर वेरी क्लियरली इंडिया सेड कि नाउ border issues have to be sought out first, so the social and all other relationships will come later. All that is dependent on border issues and we need to sort out that border issue. तो आपने अब देखा होगा कि तब से गलवान जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से कितने मीटिंग चल रहे हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने पुशबैक किया है। जो इंक्रोचमेंट्स थे चाइना ने, आपने देखा है कि वो अपने इंक्रोचमेंट तोड़ के अब धीरे धीरे वापस गए। अब लगभग सब जगह से जा चुके हैं, थोड़ी सी जगह रह गई है जहाँ पे अभी भी इश्यू चल रहा है। और इनफैक्ट इंडिया ने वेरी स्मार्टली इंडिया ने क्या किया है कि जो 2013 में जो यूपीए के टाइम पे जो उन्होंने इंक्रोच किया था, वो भी नेगोशिएशन में इंडिया ले आई कि आप वो भी खा लीजिए। तो मतलब तो हमने एक बहुत स्मार्ट एक उसको क्या बोलते हैं चाल चली है, जिसमें कि हमने बोला है कि भाई यही नहीं है, आपने पहले भी जो एनक्रोचमेंट किया है अब हम वो भी टेबल पे लाके उसको डिस्कस करेंगे और पीछे जाइए। तो ये जो एक अप्रोच है, और फिर यही नहीं हुआ है, फिर इंडिया ने क्या किया, और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने चाइना की बिजनेस को हिट किया। तो आप देखिए कि एप्स बैन कर दिए, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच डिड दैट। मतलब यूएस और बाकी कंट्रीज बोल ही रहे थे, कोई बैन नहीं कर पाया था, बट इंडिया ने आके वो बैन किया। तो कहने का ये मतलब है कि इंडिया पंच्ड अबव इट्स वेट, और एक तरह से ये वर्ल्ड को, मतलब एक हमारा खुद का इंडियंस का सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही, बट वर्ल्ड को भी इंडिया ने एक मैसेज भेजा कि चाइना कैन बी डेल्ट विद विद अ स्ट्रॉन्ग आर्म। सो ये हुआ। और दूसरा क्या, इंडिया ने ऑल्सो पहले कर दिया था कि जो इनका चाइना का BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, which they had signed contract with 70 countries to build infrastructure and roads to improve connectivity. उसका बेनिफिट होना था, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को बहुत बड़ा बेनिफिट होता। तो इंडिया ने पहले ही अलार्म रेज कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फुल कॉन्ट्रैक्ट्स and which can actually put the sovereignty of countries under threat. और ये इंडिया ने पहले कौन नहीं है, तो इंडिया ने ये पहले आवाज उठाई थी। हाँ, और नवदीप जी, हाँ, आपका वीडियो बंद हो गया था। हाँ, अच्छा, नहीं सॉरी, हाँ, पर आवाज आ रही थी। जी आवाज आ रही थी। हाँ। इंडिया ने पहले ये वार्न किया दुनिया को, और आज हम देख रहे हैं कि वो सत्य हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप में आ गए हैं, स्पेशली आप देखिए हमारे नेबर में श्रीलंका के साथ, तो वो डेट ट्रैप में आ गया। अब क्या है कि उनको अपना पोर्ट चाइना को देना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप ऑफ अप्रोच जो चाइना ने अडॉप्ट किया है, तो उसको इंडिया ने पहले से ही भांप लिया था और पूरी दुनिया को वार्न किया था। और आज दुनिया रियलाइज कर रही है कि हाँ, बिल्कुल जो इंडिया बोल रहा था तो ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो मानसिकता पे क्या असर हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही इशू है, देयर आर अदर एरियाज आल्सो। फॉर एग्जांपल आप देखिए इंडिया ने 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डेवलप करके वो टेस्ट किए। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी यूपीए के टाइम में भी थी, बट यूपीए के टाइम में हिम्मत नहीं हुआ उनको ये टेस्ट करने का। ये मोदी जी ने आके टेस्ट किया, और जब टेस्ट हुआ तो अब क्या कि इंडिया, अब पहले 3 कंट्री थे सिर्फ, यूएस, चाइना और रशिया। अब इंडिया हैज बिकम द 4th कंट्री ओनली इन द वर्ल्ड टू हैव डेवलप्ड दिस। तो इन सब चीजों से क्या हुआ है ईशा जी कि एक जो हमारी मानसिकता है, जो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो हिंदुस्तानियों में बना है इन चीजों को लेके, इन चीजों की वजह से, और एक नई जो एनर्जी आई है,
which is really propelling us Indians to excel in all the fields, because now we realize that we can challenge the best of the best. हमने और आज आप देखिए कि चाइना को जब ये चैलेंज किया हमने, और जब ये तो थोड़ा स्कर्मिश हुआ पहाड़ों पे गालवान में, तो नाउ वी हैव रियलाइज्ड, और ये एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि जो इंडिया की जो वॉर मशीन है और दी आर्म फोर्सेस, जो हमारी माउंटेन वॉरफेयर है, वी आर मच बेटर देन चाइना इन दैट, एंड बीट चाइना इन दैट. सो कहने का मतलब है कि अब आप इसको कंपेयर कीजिए, पहले क्या था जब हम डर रहे थे, ऐसा हमारा बड़ा ही सर्वाइल और डेफरेंस भरा अप्रोच था चाइना के लिए. आज हम उनकी आंख में आंख डाल के देख रहे हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि और भी ज्यादा किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली अभी उस बारे में क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा. तो एक तो ये एस्पेक्ट था. दूसरा एस्पेक्ट जो एक मिनट, आई थिंक नटराजन जी कुछ पूछना चाहते थे आपसे. म्यूट नटराजन जी. सॉरी, रणदीप जी, मुझे ये सवाल था आपसे कि सी वी ऑल नो दैट श्रीलंका वो डेट ट्रैप में आ चुका है, ठीक है. नाउ एटलीस्ट इज श्रीलंका रियलाइजिंग दैट इट वुड हैव बीन बेटर कि इंडिया के साथ चले जाते फॉर द सम ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक वर्क्स रादर देन a country like China? जी बिल्कुल. जो अब उनके मन में क्या चल रहा है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, बट जो उनका अप्रोच पिछले कुछ दिनों में रहा है, आपने नोट किया होगा कि वो दे आर स्ट्राइकिंग अ कंसिलिएटरी टोन विद इंडिया आल्सो, तो वो बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि चाइना से था तो फंस गए, लेकिन द इशू इज कि वो फंस तो गए हैं चाइना के साथ, तो अब निकलना मुश्किल है. बट लेकिन अब वो दे आर ट्राइंग टू हेज देयर बेट्स. तो इंडिया पे भी अब दे आर रेजिंग, आई मीन ब्रिंगिंग देयर हैंड फॉरवर्ड and asking us to help them in certain areas. So obviously I think they have, but having said that, the trap that they have fallen into, that they will have to bear the consequences. Yeah, they dug their own graves, they have to lie in it. Simple. बोलिए please. And on said and done, we know China आज की डेट में in this bipolar world, it is one of the two superpowers. एक तरफ US है, एक तरफ China है. So obviously अब for Sri Lanka to get rid of China, it's going to be tough. Very tough. Surinder Dada, दीदी, what would you like to share with the viewers today? रणदीप जी ने बहुत सुंदर से कहा कि मोदी जी ने विदेश नीति को क्या मोड़ दिया. मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने देश की नीतियों में क्या मोड़ दिया. पहली चीज तो है कि अपनी राजनीति को धर्म जातिवाद से निकाल के लोक कल्याण और विकास की तरफ का जो मोड़ दिया है, वो काफी हद तक अपना उसका नतीजा मिला 2019 के चुनाव में भी. और अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, उसको समझना जरूरी है. उस मोड़ का दो हिस्सों में बांटूंगा. पहला तो था कि जो दो बाहर की देशों से प्रभावित पार्टियां थीं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा. जैसे दो पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एंड सीपीआईएम, और दूसरी प्रांतिक पार्टियां जो डायनेस्टिक ऑफ स्टेट पार्टी, जिनका नेशनल कोई स्टेचर नहीं था, और ज्यादातर अपने को किसी तरह नाम से इधर उधर करके सोशलिस्ट बोलती थी. समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, फलाना, जेडीएस वगैरह, वो वर्ड उनके साथ जुड़ा रहता था. तो पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड इफ आई कैन यूज द वर्ड मोडिज्म, इसमें क्या फर्क है. कम्युनिज्म सेज if you've got 2 cows, give them to the state will give you milk. Socialism says if you've got 2 cows, give one to your neighbor. Modism says if you've got 2 cows, sell one and buy a bull.
increase your production, increase your facilities, grow. Again we come back to what we discussed 2 days back, monetize. 2 गाय हैं, एक को मोनेटाइज करो, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े उसमें जाओ। तो कम्युनिस्ट पार्टियों की तो ये हाल हुई कि सीपीआई के खाली 3 ही सीट रहे इस लोकसभा में और सीपीएम के 2। और यही सीपीएम आपको याद होगी कि यूपीए की 2 में was sort of controlling the coalition. स्पीकर उनका था, वो they were part of UPA, but when the real test came, when the decision for American US agreement जो हुआ था, तब वो वोट देने से भाग गए। मुलायम सिंह वो नहीं आते मदद करने अपनी पार्टियों के 28 वोट लेके, तो वो रेजोल्यूशन पास होने में खतरा हो सकता था। दे वर सो अनरिलायबल कि जब बाहर से उनके पास ऑर्डर आ जाए तो उनका यहाँ तक किया हुआ कमिटमेंट तो सोनिया जी एंड यूपीए 1 सेकंड में खत्म हो गया एंड देयर वाज नो वैल्यू ऑफ इट। अब आइए आप पारिवारिक पार्टियों पे जिनकी बात करते हैं, इनको इतना जबरदस्त धक्का लगा कि वही समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की, जिसने मनमोहन जी की गवर्नमेंट को बचाया ड्यूरिंग द यूएस रेजोल्यूशन, उसके कितने लोग बचे? 5। टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू 2019 इलेक्शन के पहले सारे हिंदुस्तान में दौड़ रहे थे, ऑपोजिशन पार्टियों का गठबंधन बना रहे थे, कूद रहे थे, एक दिन भी शांत नहीं बैठे थे। उनकी कितनी सीट आई? 3। जेडीएस देवेगौड़ा की कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कैसे उन्होंने नचाया और कांग्रेस के साथ करके कि टू कीप बीजेपी आउट एक गवर्नमेंट बनाई थी, 1 सीट। और सबसे बड़े इस गुट के जो नेता थे लालू प्रसाद यादव और उनकी आरजेडी, उनकी पता है किसी को कितनी सीटें लोकसभा में आरजेडी की? 0। Which means the people of India have wholeheartedly supported the policies of Modi. Those who came in the way have been brushed aside, whether it was CPM, CPI or RJDs or others, been of no consequence. और ये देखिए कि आज 300 एनडीए की 322-23, कांग्रेस की 52 सीट, उनके बंधुओं की, और 3-4 जो ममता की पार्टी, बीजेडी और वाईएसआर, इनको छोड़ दें तो बाकी कोई पार्टी नहीं है, हालांकि 12-13 पार्टियां हैं जिनका 10 से ज्यादा मेंबर हो। तो इस तरह वो तीतर बीतर हो गए। एक जो फोर्स आता है, क्या बोलते हैं उसका, हेट्रोजेनस फोर्स ना क्या, जो गोल घुमाते हैं तो बोलते सब दूर दूर हो जाते हैं, उस तरह का में सब पार्टियां बिखर गई हैं। अब काम की बात पे हमें कि मोदी जी के काम का असर, सॉरी कुछ बोल रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सेंट्रीपिटल? सेंट्रीफ्यूगल आई थिंक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट, आई वाज मिसिंग दैट वर्ड। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सब पार्टियां इधर से तीतर बीतर हो गई हैं और जनता साथ में आ गई है। दे बिकम द सेंट्रल फोर्स, वो मदद कर रही हैं, काम कर रही हैं, और उस काम का मोदी जी ने विश्वास जो जनता ने रखा, उस विश्वास पे मोदी जी 16 आने खड़े उतरे हैं। इतनी बड़ी 2 क्राइसिस आई अभी, एक तो कोरोना की क्राइसिस लीजिए, इसकी 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं आई थी, उसको जिस ढंग से हैंडल किया, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए जो डेथ्स हैं वो संख्या में कितनी कम है, परसेंटेज में कम है। अब संख्या में ज्यादा होंगे क्योंकि 135 करोड़ लोग हैं तो संख्या हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज में जाए, लेकिन मीडिया अपना है वो उस वक्त यहाँ संख्या की बात करता है, परसेंटेज की नहीं करता है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा खेल है कि जैसी मर्जी हो उसको घुमा के यूज करो जहाँ आता है। बट एनीवे, उसको इतनी बढ़िया से फेस किया गया और 80 करोड़ फैमिलीज को करीब करीब 2 साल आगे, दिवाली तक हो जाएंगे 2 साल, ग्रेन दिया गया मुफ्त में। इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं दुनिया में हुआ हो, फ्री फीडिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन, तो कोई बताए। और वो तो दूर रही, उसकी बात मीडिया करता नहीं, ऑपोजिशन बात करता नहीं। किसी को पता है कि इस पे
कितना रुपए का खर्च आया? Has any media told us कि this program of distributing food grains क्या खर्च आ रहा है? किसी अपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा है कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना हो रहा है? नथिंग। ये तो अभी 3 तारीख अगस्त को कोई मीटिंग में मोदी जी ने एक सेंटेंस कह दिया जिससे मुझे भी पता लग रहा है उस फिगर का कि 80 लाख करोड़ रुपया खर्चा आया है। 80 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? हालांकि कांग्रेस के लिए 80 लाख कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो करप्शन में निकाल लेते थे यूपीए ईयर्स में, तो उनको शायद वो कुछ नहीं लगेगा, इसलिए पूछ नहीं रहे हैं कि कितना खर्च आया। लेकिन एनीबॉडी वुड वांट टू नो सच अ मासिव प्रोग्राम, द ओनली ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, उसमें क्या खर्च आया, कितने लोग लगे, क्या है, कोई बात ही नहीं है उसकी। देन कम टू वैक्सीन। इतना बड़ा फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम दुनिया में कहीं हुआ है? जो बोल रहे थे वैक्सीन बाहर से मंगानी पड़ेगी, विदेशों में लगने के बाद जो बचेगी वो हिंदुस्तान में आएगी, तब हिंदुस्तानियों को लगाया जाएगा। India was one of the first countries to have its own vaccine in the first year itself. ये पहले अपने सोच सकते थे? पोलियो की वैक्सीन 20 साल वेस्ट में लग गए, उसके 20 साल बाद हिंदुस्तान में आई और 10 साल लगे उसको लगाने में। तो ये काम हो रहे हैं, इसको अपने गिनते नहीं है। फ्री वैक्सीन में क्या खर्चा आया होगा? आई डोंट नो। 75 करोड़ वैक्सीन अभी तक लग गई है, तो वैक्सीन खरीदी गई होगी। प्रोडक्शन गियर अप करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए पहले प्रोड्यूसर्स को एडवांस दिया था गवर्नमेंट ने, हजारों करोड़ रुपया। वो फिगर एक बार आई थी कि 3000 करोड़ या कुछ दिया है। प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद खरीदे हैं, उसका पेमेंट हुआ होगा, और आगे फॉर स्टॉक इन ट्रेड के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए रुपया दिया होगा। हाउ मच मनी इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन दिस? नोबडी नोज एंड नोबडी हैज आस्क्ड व्हाई। इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया कि उसके बारे में पूछने में ऑपोजिशन हो या मीडिया हो, उनको पूछने में शर्म आ रही है। दे डोंट वांट टू टॉक ऑफ दिस सब्जेक्ट एट ऑल एंड फॉरगेट वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बाद आप आइए, इतनी कैपेसिटी इनलार्ज की गई ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, वो बिना इन्वेस्टमेंट के हो गई क्या? कितना रुपया लगा उसमें? अब वो तो नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा, उसमें बजट पेपर्स में आएंगे, रुपया कहाँ कहाँ एक्सपेंड हुआ तब पता चलेगा। लेकिन अभी अपने क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहे हैं किसी के? काम हो गया। अच्छा, उस वक्त तो हर मीडिया, हर पॉलिटिशियन सब दिल्ली में इस हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, उस हॉस्पिटल में नहीं है, उसमें आधे घंटे का है, उसमें 15 मिनट का है। ये खबर उनको 1-1 मिनट की मिल रही थी। जब बेकार का हल्ला मचाना था, वो शॉर्टेज भी रियल नहीं थी। द मोमेंट कोर्ट सेड कि लेट देयर बी एन ऑडिट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेंडर्स, केजरीवाल गवर्नमेंट बैक्ड आउट, किन्हीं को शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। तो गेम बनाने में सब माहिर हैं और सब हो रहे थे। कैन यू प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल लाइक दैट? Weren't they preparing India to become like another Augsburg? जहां वहां जिसको मारा था उसको, तो यहाँ सबको मरवाने की तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब कि कोरोना में जल जाए, यहाँ 50 करोड़ 40 करोड़ मर जाएं तो फिर मजा आएगा। There were some foreign experts which were called, sorry, you want to say? Yeah, I read one tweet, मुझे याद नहीं आ रहा हाँ, किसने किया था, हमारे लुटियन ब्रिगेड में ही थे, जिन्होंने बोला इंडिया हैज डेवलप्ड हर्ड इम्यूनिटी। मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन हर्ड इम्यूनिटी? सो इंडियंस बच जा रहे तो आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? हाय, सीरियसली, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से फॉर दीस पीपल। हाउ कैन दे इवन टॉक लाइक दिस? गॉड अबंडेंस। इनको मानसिकता ही नहीं है, हृदय नहीं है इनका, कुछ बोल नहीं सकते। और क्यों इतने मर जाते? मरने की तैयारी थी। आपको याद होगा बरखा दत्त ने एक कोई फॉरेनर को बुलाया था एक्सपर्ट बोल के इस सब्जेक्ट पे। उसका नाम मुझे तो कोई नहीं मिला कि वो कहाँ का है और क्या क्या उसका एक्सपीरियंस है। और उसने एक वीडियो शो किया जिसमें बताया कि 40 से 50 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में मरने चाहिए। अब कोई पकड़ो ना उसको, भी तो उसको चाबुक मारने चाहिए कि कहाँ तुम्हारे 40 करोड़ आदमी तो नहीं मरे, तुम झूठ मरे, तुमको मारेंगे हम। तो हमको एग्रेसिव होना पड़ेगा, नहीं हमेशा इसी तरह वर्क करते जाएंगे।
मेरी बोलने का तरीका दीदी आपको आज बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी जब आत्मा जलती है तो मुझे तकलीफ। कोई कभी कम्युनिस्ट की भाषाओं में सोचा? आए दिन ज्योति बाबू बीजेपी बारबेरियन, बीजेपी बारबेरियन बोलते रहते थे, लेकिन कम्युनिस्टों ने कितनों को बंगाल में मारा? किसी ने बारबेरियन कहा उनको? अपने क्यों सभ्य बना रहना चाहते हैं? सभ्य रहो, सभ्यता से रहो, लेकिन अपनी भी बड़कों महाजनों ने कहा, जब कहते हैं अपने महाजनों ये ने गत पंथा, तो महाजनों ने ही कहा है छठा साक्ष्यम समाचरेत, छठ के साथ छठ की तरह ही व्यवहार करो, तब सीधा होगा। चाइना को आंख दिखाई, जैसा अभी रणदीप जी बोल रहे थे, तो चाइना की आवाज बंद हुई है। जब नजर झुका के हम खड़े थे तो वो रोज दवाई रहा था, और फिर कांग्रेस ने इसीलिए पॉलिसी बना रखी थी कि अपने चुप बैठे रहो तो ठीक है, अपने कुछ छेड़ लेंगे या कुछ करेंगे तो अपने पे आफत आ जाएगी, तो डर के रहने से कुछ नहीं होगा। फिर खाली वैक्सीन की बात, हाँ बोलिए। सॉरी दादा, नो प्रॉब्लम। हाँ, रणदीप जी से भी थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ जरूर रणदीप जी प्लीज। नो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बोल रहे थे दादा। Exactly. इफ आई कैन सम अप, तो जो दादा बोल रहे थे कि हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हर पार्टी सोशलिज्म की बात ही कर रहा था। मोदी जी ने आने के बाद सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। बेसिकली ये एट इन रिकॉर्ड टाइम एंड रिकॉर्ड स्पीड पे इम्प्लीमेंट, और मतलब वो ऐसा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन की है स्कीम्स की, जो दुनिया भर में पॉसिबल नहीं है। आज दुनिया हमसे जो हमारा एक बैकएंड है टेक्नोलॉजी का ऑफ डेटा मैनेजमेंट, आधार का, वो हमसे चाह रही है, हमसे सीखना चाह रही है कि हमने कैसे मैनेज किया 1.34 billion people, how have we managed all that. So that is one. The other point which I wanted to talk about was, और ये फिर थोड़ा मानसिकता को लेके है कि what Modi has done which no other prime minister had done earlier is that he has challenged and dismantled the Nehruvian order. अब ये हमें समझना पड़ेगा कि Nehruvian order, actually I have written about it in detail in my book, The Crusader, How Modi Won 2019 elections, but just in brief, तो ये जो Nehruvian है, first of all, ये prop up किसने किया, इसको उठाया रणदीप जी, आपका वीडियो फिर से बंद हो गया है ना, अब तो फिर बंद है। तो आ गया। तो वो उसके लिए दरबारी बिठाए गए, जिसको मोदी जी बोलते थे खान मार्केट गैंग। एक बहुत फ्रेज पॉपुलर हो गई थी खान मार्केट गैंग की। बेसिकली ये प्रॉप अप, तो ये एक प्रोपेगेंडा मशीन बन गई अर्स्टवाइल कांग्रेस सरकार की। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, तो पहले तो इन्होंने ये बात फैलाई कि भारत देश जो इंडिपेंडेंस के पहले देश ही नहीं था। तो मैं बड़ा ब्रीफली और मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, बट बेसिकली दो चीजें थी। तो एक ये चीज इन्होंने फैलाई कि भारत देश तो एक इंटीग्रेटेड नेशन था ही नहीं, ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बनाया गया है। और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस का मेजर क्रेडिट जो था वो नेहरू गांधी परिवार को दे दिया गया। तो बेसिकली, और ये बताया गया देश को कि यही एक परिवार है जो सही मायने में देश को चला सकता है। तो ये बेसिकली इस गैंग, खान मार्केट गैंग का काम था, और वो लटियंस दिल्ली के साथ मिलके ये प्रोपेगेंडा हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद से। और ये गैंग इतना पावरफुल था ईशा जी कि दे वर रूलिंग द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई लाइसेंस हो इंडस्ट्री का, वो इनके थ्रू जाता था। कोई कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती तो इनके थ्रू आता था। आपको याद होगा एक टाइम था जब टीवी स्टूडियोज में बैठ के पोर्टफोलियो कैबिनेट बनती थी, कैबिनेट बनती थी। अच्छा, फिर कोई भी जो देश के हमारे अवार्ड्स थे, पुरस्कार थे, पद्मा भूषण, पद्मश्री, वो सब ये आइदर ये जो गैंग है ये डिसाइड करता था या इनको मिलता था।
तो ये मोदी जी ने आते ही इन वन स्ट्रोक ही डिस्ट्रॉयड दिस गैंग। और आप कॉरिडोर्स ऑफ पार्ट से इनको बाहर निकाल खदेड़ के फेंक दिया गया। तो इससे ये हुआ कि जो एक प्रिविलेज क्लास था, जो एंटाइटल्ड क्लास थी एक इंडिया में, तो एक तो जो कैटल क्लास थी और एक प्रिविलेज्ड एंटाइटल्ड क्लास थी, ये एक जो 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 एक डायनेस्टी की और उनके कोटरी की, वो उसको एकदम तहस नहस कर दिया मोदी जी ने। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है ईशा जी। और उस वजह से आज की डेट में आप देखिए तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आप देखिए कि पहले एक ही नैरेटिव चलता था जो कि लेफ्टिस्ट नैरेटिव था। आज वो नैरेटिव और कई नैरेटिव्स आ गए हैं, जो नेशनलिस्ट नैरेटिव आ गया है और जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया आज की डेट में। और यही कारण है, जैसे सुरेंद्र जी बता रहे थे कि एनडीए को इतनी सीट मिली और यूपीए आके 100 से भी नीचे पे आके अटक गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो पोलर एक जो नैरेटिव्स हो गए हैं इंडिया में। और ऑब्वियसली जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है, जो नेशन फर्स्ट है, वो नैरेटिव जो अब हावी हो चुका है देश पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उसका आज इंडिया को फायदा हो रहा है। I think Natarajan ji has another question. In fact, not just 2 points मुझे बोलना था। एक तो है कि जो what Modi ji did about removing all these favorite privileged classes is removal of privy purses number 2. True. Yeah. It is actually removal of privy purses True, number true, 2. true. Yes, And very effectively. absolutely. Okay. So they cannot complain because And पहले bigger- एक bigger दफा हो purses. चुका है। आप देखिए कि पहले एक दफा आज की डेट में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। आज कोई नहीं बोल सकता है कि ये एग्जैक्टली मतलब आज आप बताइए मोदी जी के कौन क्लोज है? कोई नहीं है। जो काम अच्छा कर रहा है वो क्लोज है। एग्जैक्टली और काम नहीं कर रहा है वो बाहर जा रहा है। तो कोई इसीलिए कोटरी नहीं है। इसीलिए तो इतना ज्यादा शोर मच रहा है ना देश में। the other point that I wanted to just remind everyone that he started with this the principle of ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, and as a part of that, okay, वो जो attestation करना था from the class 1 officer, notary or something, वो पूरा हटा दिया था। That was a very effective, simple but very effective step. क्यों चाहिए था in the first place? That for a simple certificate आपको बैंक ऑफिसर के पास जाना था या आईएएस के पास जाना था या और कोई किसी के पास जाकर उसका अटेस्टेशन करवाना था, आपका मार्कशीट्स को या आपके एड्रेस प्रूफ को, वो तो हटा दिया था। That is a very simple but deadly step. Absolutely. I think he did. See, जो भी उन्होंने किया है, it has got impact on our lives in a very positive manner. He has touched our lives in a very positive way. It's as simple as that. Sorry, रणदीप जी, मैंने आपको आपके फ्लो पे डिस्टर्ब कर दिया। No, not at all. Thanks for inputs that you put in. So अब ये नेहरूवियन ऑर्डर क्या था? जो नेहरूवियन ऑर्डर था वो बेसिकली was resting on 3 pillars नेहरू जी के: नॉन अलाइनमेंट, डिसआर्मामेंट एंड सेक्युलरिज्म। तो अब देखिए कि मोदी जी ने इन तीनों पे कैसे आघात किया। तो नॉन अलाइनमेंट जो था कि मतलब इंडिया किसी के साथ भी किसी के एक ग्रुप में नहीं होगा। और आज की ये पोजीशन है मोदी जी ने जो बनाई है कि हम यूएस के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है हमारी। इजराइल के साथ जो कोई प्राइम मिनिस्टर कभी गया नहीं था पहले, मोदी जी इजराइल गए और आज पार्टनरशिप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है in terms of intelligence sharing and many other aspects, it is tremendous, और साथ ही साथ में
आप देखिए कि हमारी पार्टनरशिप विद यूएई एंड सऊदी अरेबिया भी, इट इज एन ऑल टाइम हाई टुडे. इट इज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन. सो वाइल हम इजराइल के साथ भी हैं, हम यूएई और साउथ अफ्रीका के साथ भी हैं. और एज फार एज ग्लोबल स्टैंडिंग इज कंसर्न, तो ये मोदी सरकार ही थी जिसने अजहर महमूद जैसे खूंखार आतंकवादी को यूएन डेजिग्नेटेड ब्लैकलिस्ट में करवाया गया, उसको ऐड करवाया गया. पुलवामा अटैक्स हुए तो पाकिस्तान को झाड़ पड़ी यूएन को, जो आज तक नहीं हुआ था. हमने बालाकोट किया, बट हम उसके लिए उसकी किसी ने कोई आलोचना कहीं से भी नहीं हुई, क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड रियलाइज कि हाँ, जो हमने किया ठीक किया और वर्ल्ड हमारे साथ था. तो ये एक बहुत ही जो रेडिकल जो चेंज लाया. इनफैक्ट अब आप सोचिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उनकी सबसे पहले आलोचना यही की जाती थी कि उनको फॉरेन पॉलिसी में कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है. और आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी में जो हमने अचीवमेंट्स अचीव की है और अचीवमेंट जो हमने अटेन की है, those are taken us into the next orbit. So that's one. The disarmament को जो हम कह रहे थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि NDA 1 में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया अटल जी ने, तो और जो कि हम पहले भी कर सकते थे, जो नरसिम्हा राव जी नहीं किए जबकि टेक्नोलॉजी थी, वो अटल जी ने किया. और फिर मोदी जी ने आके, जैसे मैंने बात की अभी, एंटी मिसाइल्स एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स थे जो हमने टेस्ट किए, जिसकी भी हमें वो थी. और विद रिगार्ड्स टू आर्मामेंट्स, तो ये है कि अब हम वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग बाय इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. सो फॉर एग्जांपल, हमें आर्म खरीदना पड़े रशिया से, तो रशिया से खरीदते हैं. यूएस से खरीदना हो तो यूएस से खरीदते हैं. यूएस ने हम पे बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की कि हम रशिया से ना खरीदें वो M400 मिसाइल सिस्टम जो था, हमने बिल्कुल खरीदा. Sorry, time is ending. Time is ending. Thank you. We will come back and we will again come next week to speak. I'm very sorry to cut you off. मतलब मुझे भी ध्यान नहीं रहा. नमस्कार, शुभ रात्रि. Thank you. Namaskar everybody.